नरेंद्र मोदी कल यानी 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ कई मंत्री भी पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। इसके पहले जेडीयू के नेता नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को हुई बैठक में एनडीए संसदीय दल और लोकसभा के नेता के रूप में नरेंद्र मोदी के नाम पर मुहर लगा दी थी। हालांकि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आने के बाद जब देश की जनता ने किसी एक पार्टी को स्पष्ट जनादेश नहीं दिया, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की ओर से भी केंद्र में सरकार बनाने के भरपूर प्रयास किए गए थे। इसका खुलासा जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में किया। क्या अंदर खाने इंडिया ब्लॉक की ओर से केंद्र में सरकार बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और इसके लिए इंडिया गठबंधन ने जेडीयू से संपर्क किया? इस सवाल के जवाब में केसी त्यागी ने कहा, हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी ऐसी पेशकश को सिरे से नकार दिया, वरना प्रपोजल तो यहां तक आए कि नीतीश जी प्रधानमंत्री हो जाएं। और ऐसे प्रपोजल उन लोगों की ओर से आ रहे हैं जिन्होंने नीतीश कुमार को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने तक से इनकार कर दिया था। केसी त्यागी के इन दावों को इंडिया ने सिरे से खारिज कर दिया है, इंडिया गठबंधन ने। ऐसे में सवाल है कि नीतीश कुमार के मन में आखिर है क्या एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार बार्गेनिंग करना चाहते हैं? हमारे साथ इस शो में पॉलिटिकल गेस्ट भी जुड़ेंगे जिनसे हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको वार पलटवार दिखा देते हैं। रिजल्ट आने के तुरंत बाद इंडी गठबंधन के कई नेताओं ने ये प्रस्ताव दिया है कि अगर नीतीश कुमार जी को हम प्रधानमंत्री बनाने के लिए, आप लोगों ने ऑफर किया क्या कि पीएम बन जाइए, इधर आ जाइए? तो कह रहा हूँ कि हम लोग बोलते नहीं है किसी को, ये तो पैर छू करके परेशान है। केसी त्यागी जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं और किस परिस्थिति में वहाँ रह रहे हैं वो जानते हैं या मैं जानता हूँ। नीतीश जी के मन में क्या है ये तो कल उन्होंने स्पष्ट रूप से, सार्वजनिक रूप से, न सिर्फ अपने भाषण में बल्कि अपने व्यवहार में देश की जनता को दिखाया है। तो ये मानिए कि एनडीए की सरकार 5 वर्षों के लिए बड़ी मजबूती के साथ बनने जा रही है। संभवतः, और मैं मानता हूँ इस बात को कि पूरी तरीके से प्रयास किया गया होगा। वो तस्वीरें भी हम लोगों ने राजद के नेताओं की वो फ्लाइट में देखी कि पीछे बैठे हुए थे, पर मेरे मुख्यमंत्री के पास आकर वो बैठे हैं। क्यों? इसी सोच के साथ ना कि शायद इस तरफ आ जाए। मेरा विश्वास पूर्णतः मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर है। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जो अपने आप को लोकशाही, लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी। तो संविधान, कानून और लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी ये 2 लोगों की है। कांग्रेस को और जब कुछ नहीं मिला, अंगूर नहीं मिले तो अब खट्टे हैं। अभी तो सरकार बना रहे थे, देश का संविधान खतरे में थे। नैतिकता के आधार पर देश के प्रधानमंत्री को राजीनामा देना चाहिए था, लेकिन 2 बैसाखियों की बुनियाद पर वो सरकार बना रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू जी ने चुनाव में अपना खुद का पर्सनल घोषणा पत्र जारी किया है। क्या भारतीय जनता पार्टी उनके मैनिफेस्टो से सहमत है? बैसाखी एक दिन हटेगी और ये सरकार फिर गिरेगी। हम गरीबों का एक कर्तव्य होता है, वो अपने काम से कभी भागता नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। काम मिलेगा तो काम किया जाएगा। 3 तो हम लोग को लगता है कि फाइनल है, 3 कम से कम, उससे ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा, तो रेल की भी इच्छा है। मैंने तो मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए की है साइन, फिर मैं कैसा बदलूंगा मेरी लाइन? मंत्री पद तो मिलेगा ऐसा मुझे विश्वास है, नहीं भी मिलेगा तो भी मैं इंडिया के लिए काम करता रहूँगा। देखिए, चूंकि गठबंधन की सरकार का दौर वापस लौट आया है, तो अगर मगर में कई सवाल फिजाओं में तैर रहे हैं। मेरे साथ प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए हैं, उनके पास आपको मैं लिए चलूंगा। आलोक शर्मा कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव रंजन जी जेडीयू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद अग्निहोत्री जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश कुमार भी यहीं पर स्टूडियो में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन जी, पहले आप ही के पास में आना चाहूंगा इस सवाल के साथ। सवाल क्या है? मतलब एक तरीके से तो आपके दोनों हाथों में लड्डू है, जिस तरह से आप लोग खुद ही जानकारी दे रहे हैं। अब देखिए, उन्होंने जिस तरह के बाजार में दावे किए जा रहे थे कांग्रेस की ओर से, उनके सहयोगी दलों की ओर से, उसका 2 टूक जवाब दिया है कि जिस समय इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार जी को
कन्वेनर बनाना चाहिए था। उस समय तो उनके पास इस पद के लिए भी कोई उनके मन में उनके लिए जगह नहीं थी, कोई गुंजाइश नहीं बनती थी। आज वो प्रधानमंत्री पद ऑफर कर रहे हैं, तो इस तरह के जो ऑफर्स हैं, जो उनके दावे हैं, उसकी जो हकीकत है वो त्यागी जी ने बताई है। और मुझे नहीं लगता है कि दोनों हाथ में लड्डू जैसी बात है। ये एक प्रीपोल अलायंस है, और जो लोग बैसाखियों पर टिकी हुई सरकार बताते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के हैसियत से चुनाव में नहीं गए थे। ये तो मैंडेट ही एनडीए को मिला है, और ये प्रीपोल अलायंस है। भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर रहे थे कांग्रेस के लोग, और उनके सहयोगी दलों ने भी 295 सीटें लाने का दावा किया। ये अलग बात है कि उससे काफ़ी पीछे रह गए, और 292 जिस अलायंस को है उसको बैसाखियों पर टिका हुआ आप कहते हैं। गठबंधन राजनीति पिछले 3 दशक का एक जमीनी सच है जी, और इस मैंडेट ने एक बार फिर साबित किया है कि बेहतर गवर्नेंस, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ हम देश से किए वायदों को पूरा करेंगे। ठीक है आलोक शर्मा जी, जब आप लोगों को जनादेश विपक्ष में बैठने का मिला है और मजबूत विपक्ष के तौर पर मिला है, यह भी हकीकत है, फिर इस तरीके के प्रयास आप लोग क्यों कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री तक का ऑफर दे दिया जा रहा है? देखिए, हमने किसी को कोई प्रधानमंत्री पद का ऑफर नहीं दिया। जिसने दिया है उसको आधिकारिक तौर पर, जब हमारी इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई उसके तुरंत बाद कहा गया कि हम कहीं पर भी गवर्नमेंट फॉर्मेशन के उसमें नहीं, और जब अप्रोप्रिएट टाइम आएगा तब हम अप्रोप्रिएट एक्शंस लेंगे। हमारी तरफ से किसी को कोई ऑफर नहीं। जहां तक बात है दूसरी बात कि किसको कहां बैठने का ऑफर मिला है, जनादेश तो पूरी तरह से मोदी जी को खिलाफ विपक्ष में बैठने का मिला है। आज देखिए किस तरह से जितने कार्ड इन्होंने खेले सारे के सारे फेल हुए। जनादेश की अगर बात करें, बनारस में ही अखिलेश जी अगर 33 कैंडिडेट्स के जो नॉमिनेशन है वो कैंसिल नहीं होते, मोदी जी की जिस तरह से मात्र 1.5 लाख वोटों से विजय हुई है और जिस तरह का पूरा जनादेश है, तो आज नैतिकता के आधार पर मोदी जी को स्वयं सोचना चाहिए कि क्या उनके पक्ष में उनको जनादेश मिला है। हमें विपक्ष में बैठने का अगर मिला है तो हम विपक्ष में बैठे हैं। हम तो लीडर ऑफ अपोजिशन की बात कर रहे हैं। ये सब जो खबरें हैं या तो ये प्लांटेड हैं बीजेपी की तरफ से, और अगर जेडीयू की तरफ से प्लांटेड हैं तो कहीं ना कहीं फिर ये बार्गेन करना चाह रहे होंगे, और बार्गेन में कांग्रेस को बीच में इंडिया गठबंधन को डाल रहे हैं। हमारी तरफ से ऑफिशियली किसी को कोई ऑफर नहीं गया है। अच्छा। आज तो हमारे यहाँ पर सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता बनने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। हम विपक्ष में रहेंगे, और जब भी कोई समय होगा देश का, हमें कमान संभालने का, कोई देश का जनादेश होगा, हम जरूर संभालेंगे। ठीक है प्रेम शुक्ला जी आपने सुना, आलोक जी कह रहे हैं कि ये खबरें प्लांटेड लग रही हैं, या तो बीजेपी वाले करवा रहे हैं या फिर जेडीयू वाले। देखिए अखिलेश जी, जिस दिन मतगणना हो रही थी और रुझानों में जब दिखाई देने लगा कि भारतीय जनता पार्टी अकेले के बूते बहुमत के आंकड़े को नहीं छू रही है लेकिन एनडीए छू रही है, तब तत्काल कांग्रेस के ही प्रवक्ता, कांग्रेस के ही नेता, आरजेडी के नेता, समाजवादी पार्टी के नेता तमाम टेलीविजन चैनलों के सामने आदरणीय नीतीश कुमार जी पर आशंका व्यक्त करने लगे। लगातार चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में आशंका व्यक्त करने लगे। स्वयं आरजेडी के श्रीमान तेजस्वी यादव ने जिस तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी के बारे में बातें की, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने जिस तरह की अफवाहें फैलाई और प्रधानमंत्री पद का उनको ऑफर जा सकता है, तो टेलीविजन चैनलों के एंकर कह रहे थे। तो टेलीविजन चैनलों के एंकरों को भाजपा वालों ने यह खबर प्लांट की थी। अरे भाई, खबरें प्लांट करना, झूठ बोलना, सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठों की पार्टी लोग चिन्हित करते हैं, पहचानते हैं, उनको पता है कौन झूठ बोलता है इस देश में, और बारंबार झूठ बोलकर जो है झूठी अफवाहें फैलाकर किसका इकोसिस्टम काम करता है। अब जब इनका औंधे मुंह गिर गया सारा ऑफर, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने पूरी प्रतिबद्धता राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ स्पष्टता से प्रकट की है। नायडू जी ने स्पष्टता से प्रकट की है, प्रीपोल अलायंस के साथ रहने की अपनी कटिबद्धता को दोहराया है। तो जो लोग अपने सत्ता लंपटता के कारण, सत्ता लोलुपता के कारण जो बैसाखियां खरीदने के लिए बाजार में निकले थे, उनको जब कोई बिक्री वाला नहीं मिला, तो आप कह रहे हैं कि प्लांट खबरें वहां से हुई थी। नीतीश कुमार जी ने खबरें प्लांट की हैं। आलोक जी छोटा सा जवाब, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा।
केसी त्यागी जी ने खबरें प्लांट की हैं। आलोक शर्मा मैं समझता हूँ बहुत गंभीर विषय है। लंपट भाषा से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है कि अगर कहीं पर आधिकारिक तौर पर कोई किसी ने ऑफर दिया है उनको, तो नाम का खुलासा किया जाए। अब किसी ने अगर कहा है कि भाई फला आदमी है, तो क्या जेडीयू ये मानती है कि क्या वो व्यक्ति इस लायक है कि वो ऑफर दे सकता है? और अगर दे सकता है तो उसका नाम का खुलासा हो। जहां तक झूठ की बात है, देश के प्रधानमंत्री झूठ के पुरोधा हैं। देश के प्रधानमंत्री झूठों के शहंशाह हैं। ये पूरे देश ने देखा है। इसीलिए बनारस के लोगों ने 3 लाख वोट उनके कम कर दिए। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। चुनाव हो चुका है। लंपट भाषा से राजनीति नहीं होती है, और इसीलिए मुजरे वाले शब्द के ऊपर ही देश की जनता ने जनादेश दिया है कि जो 400 पार कहते थे, वो मुजरे वाली भाषा से खुश नहीं है जनता। अयोध्या हार गए हैं। मैं पहले इसी टॉपिक पे रहना चाहता हूं आलोक जी, आऊंगा उन चीजों पे आऊंगा, लेकिन पहले इसी टॉपिक पर जरा सारे मेहमानों को मैं इसमें इंक्लूड कर लूं बहस में। विनोद अग्निहोत्री जी, आपको क्या लगता है, ये जो आलोक शर्मा जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की तरह इस चीज को अब रखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो सकता है खबरें प्लांटेड हो, क्या ये वाकई में मुमकिन है कि बार्गेनिंग के लिए जेडीयू की तरफ से कि मतलब थोड़ा हम और प्रेशर डाल सकें कि अच्छा मंत्रालय मिले, इसलिए सब खेल किया जा रहा हो, क्या होता रहा है ये सब? मौजूदा राजनीति के दौर में सब संभव है। अच्छा, और पहले भी, और गठबंधन राजनीति में तो इस तरह की अफवाहें, इस तरह की चर्चाएं, इस तरह की प्रयास, इस तरह के खेल पर्दे के पीछे लगातार चलते रहे हैं। कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है, और ये सब होता रहता, सरकार बनाने के लिए भी और सरकार गिराने के लिए भी। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का ऑफर, ये बात सही है कि किसने दिया, अगर कोई क्रेडिबल आदमी ने दिया, मान लीजिए किसी बड़े नेता ने, तो निश्चित रूप से उसका, अगर त्यागी जी कोई बात कह रहे हैं तो त्यागी जी जिम्मेदार नेता हैं, और त्यागी जी की बात को मैं ये नहीं मानता कि गलत कह रहे होंगे। सीजन पॉलिटिक्स है, पुराने सीजन है, किसी ने उनसे कहा होगा। बहुत सारे लोग सक्रिय हो जाते हैं। देखिए, ऐसे मामले में बहुत सारे वो लोग सक्रिय हो जाते हैं जो बीच वाले लोग होते हैं, जिनको मैं फैसिलिटेटर कहता हूँ। मान लीजिए सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे या राहुल गांधी या लालू यादव ने शायद बात ना की हो, बात किसी ऐसे आदमी ने की हो जो दोनों के बीच में काम, जब संदेशवाहक हो, कोई संदेशवाहक, जब बीच की बात होती है और जब बात सहमति बनने लगती है, तब बड़े नेता सामने आते हैं। तो ये होता है। नीतीश कुमार का चूंकि राजनीतिक इतिहास रहा है, भाई अभी जैसे अभी राजीव रंजन जी कह रहे थे कि प्री पोल अलायंस था, तो प्री पोल अलायंस 2015 में आरजेडी के साथ था, और 2019 में जो है 2020 में बीजेपी के साथ था, लेकिन दोनों बार नीतीश जी जो है बदले। तो प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस का कोई मतलब नहीं रह गया है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे मामले में, किसी भी मामले में, हर गठबंधन जब लग रहा था कि बिल्कुल बराबरी पे छूटेगा मामला, तो प्रयास होते हैं कि भाई आ जाओ, चंद्रबाबू नायडू आ जाए, वो आ जाए। अच्छा, चंद्रबाबू नायडू का भी ऐसे ही रहा है, उलटने पलटने का इतिहास। वो 2019 के चुनाव तो कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े थे। तो इसलिए इसमें कोई ये पॉलिटिकल खेल है राजनीति का। और एक चीज और बता दें आपको, ये साइकोलॉजिकल वारफेयर का हिस्सा भी है। अच्छा, हाँ, दोनों तरफ से इस तरह का जब माहौल होता है तो साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। अगर मान लीजिए अगर मान लीजिए स्थिति उलट होती और इंडिया गठबंधन की स्थिति यही होती, तो बीजेपी की तरफ से आता है कि बीजेपी किसी को ऑफर दे रही है। ये हो सकता है, मतलब ऑफिशियली कोई ऑफर नहीं देता बीजेपी का, लेकिन कुछ फीलर लोग पहुंच जाते कि अरे भाई आप इधर आ जाइए, ममता जी को इसलिए तो नहीं ज्यादा जोर पकड़ लेती हैं। प्रकाश, आप तो नीतीश कुमार को भी बहुत करीब से जानते हैं, आपने कई दफा उनसे मुलाकात की है, उनके इंटरव्यूज किए हैं। चूंकि सबको पता है कि उनकी दमित इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, तो इसलिए भी इस तरह की बात हवा में आ गई हो। देखिए अखिलेश, एक बात तो तय है कि राजनीति में टाइमिंग का सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता है। जिसने भी टाइमिंग पर काम किया उसको फायदा हो जाता है। दोनों थे, चाचा भतीजे दोनों साथ थे। मैं उस जहाज में था, और वो वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ एबीपी न्यूज़ का की वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें थी, तो उससे उस वक्त में बहुत सारे कयास लगाए जाने लगे, और उसका फ़ायदा भी हुआ। जब नीतीश कुमार आए डायस पर और उन्होंने ऐलान किया कि वो किस तरह से समर्थन दे रहे हैं और उन्हीं के साथ रहेंगे, तो ये सब कुछ कहना, तो टाइमिंग का असर होता है। और टाइमिंग के ही लिहाज से आज केसी त्यागी ने भी बयान दिया। आप देखिए, एक बात तो तय है कि कितने मिनिस्ट्रियल बर्थ मिलेंगे, कितने मंत्री पद मिलेंगे, ये लगभग तय हो चुका है सभी पार्टियों को, और वो फॉर्मूला भी आ चुका है कि कितने सांसद पर मंत्री बनेंगे। तो ऐसे में अब दूसरा पक्ष होता है, और वो है मंत्रालय का। तो मंत्रालय कौन सा मिलेगा, किसको मिलेगा, किस पार्टी को मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो जो लिस्ट, वो जो सूची बनी होगी, उस सूची पर क्या नीतीश कुमार तैयार हो गए हैं,
जितने भी सांसद को वो मंत्री बनाए जाएंगे, जैसे कि जानकारी है कि 2 सांसद जो हैं बिहार के, एक ललन सिंह और एक रामनाथ ठाकुर, उन दोनों को मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे में कौन सा मंत्रालय होगा, कितने मंत्रालय मिलेंगे, तो ये अब बहस का हिस्सा है वो। तो प्रधानमंत्री पद का उनको ऑफर मिला, कभी खुले तौर पर मिला, कभी छुप छुपा के मिला, लेकिन कहीं ना कहीं प्रधान नीतीश कुमार को अपने साथ लाने की भरपूर कोशिश हुई है, जिसमें वो तस्वीर नहीं। लेकिन एक बात और भी तो कही जा रही है ना, भविष्य के किसी जमाने में आप उनको संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, जो कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे। तो ऐसा हो सकता है कि मतलब प्रधानमंत्री पद का ऑफर दे दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है, बिल्कुल। ये मुमकिन तब होगा और ज्यादा सार्थक होगा अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों एक साथ आ जाए, चिराग पासवान भी साथ। देखिए, बिहार में चुनाव होना है विधानसभा का, तो नीतीश कुमार भी जानते हैं कि वहाँ पर जो अरिथमेटिक होगी, जो संतुलन सत्ता का बनाया जाएगा, तो उसमें नीतीश कुमार की खुद की क्या भूमिका होगी, क्या वो आखिरी कोशिश एक बार फिर से कर सकते हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है। लेकिन ऑफर खुला रहता है, खुला। मुझे लगता है आलोक जी, एक जवाब आपको इस पर देना चाहिए कि आप जो कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह का कोई ऑफर नहीं है, क्या यही स्थिति हमेशा रहेगी 18वीं लोकसभा में, या हो सकता है कभी आगे सोचे आप इस पर कि नहीं ऑफर दे दिया जाए? देखिए, भविष्य के गर्भ का प्रश्न है। हमारी तरफ से अभी कोई ऑफर नहीं। तुरंत अगले दिन इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उससे पहले मोदी जी को, हमारी बैठक से पहले मोदी जी को एनडीए का इन्होंने नेता चुन लिया। तो मुझे नहीं लगता कहीं पर भी कोई चीज थी। एक अलग बात है कि बीजेपी के अंदर विरोध बहुत है, आरएसएस भी शायद नहीं चाहता है, वो खुलकर बातें बाहर नहीं आ रही हैं। तमाम लोग हैं जो मोदी जी से बेहतर पीएम पद के उम्मीदवार बीजेपी में भी हैं, और बीजेपी की सांसद दल की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, जहां तक मेरी नॉलेज है। अगर कहीं हुई हो और उसमें मोदी जी को पहले बीजेपी का संसदीय बोर्ड का एक कोई नेता चुना गया हो तो मुझे बताइएगा, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। तो किस तरह से क्या खेल हुआ है वो तो मोदी जी और बीजेपी बेहतर जान सकते हैं। हमारी तरफ से ना पहले पीएम पद का किसी भी एंगल से कोई ऑफर था, ना आज दिया गया है। भविष्य में क्या होगा वो तो अखिलेश भाई ना आपको पता है ना मुझे पता है। हो सकता है स्वयं कुछ लोग कहें, लेकिन इतना जरूर है कि सारे भ्रष्टाचारी आज मोदी जी के साथ हैं, और जो लोग मुस्लिम परस्त थे, नहीं तो आप कह रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी, तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को भी इंक्लूड कर रहे हैं क्या उसमें? देखिए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को भ्रष्टाचारी मोदी जी ने कहा है, हमने नहीं कहा है। नहीं कहा है तो मैं पूरी पुरानी क्लिपिंग्स देख लीजिए, क्या नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा गया था 2015 के चुनाव में। अखिलेश जी, आपकी याददाश्त भी अच्छी है। मुझे लगता है कि तमाम लोग जो महाराष्ट्र के थे, हेमंत बिश्व शर्मा से लेकर तमाम लोग आज सब साथ ही हैं। वो क्या वो जो नेचुरली करप्ट पार्टी थी वो भी साथ है कि नहीं? और चंद्रबाबू नायडू जी का जो मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो तो इतना खतरनाक है कि बीजेपी पता नहीं कैसे उसको स्वीकार कर रही है। आलोक जी, पहले भी स्वीकार था। आलोक जी, अगर पिछले 35-40 साल का इतिहास, प्रकाश एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। ठीक है आलोक जी, सुन लीजिए। आलोक जी, पिछले 35-40 सालों का अगर इतिहास देखें, चाहे वो चंद्रशेखर रहे हो, प्रधानमंत्री बने हो 4 महीने के लिए, या एचडी देवेगौड़ा बने हो, या फिर इंद्र कुमार गुजराल बने हो, तो क्षेत्रीय पार्टियों का जब जब दबदबा हुआ है तब तक जो नेशनल पार्टीज हैं उनके सामने घुटने टेके हैं। और ऐसा मौका आया है कि कम सांसदों को भी प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ऐसी संभावना तुरंत तो नहीं, लेकिन साल, 2 साल, 3 साल में हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है प्रकाश भाई 2 सवाल के हिस्से हैं। पहला तो चंद्रशेखर जी, जहां तक मेरी याददाश्त है, 7 महीने रहे थे प्रधानमंत्री, 4 महीने नहीं रहे थे। दूसरा हिस्सा ये है कि चाहे प्रधानमंत्री कम समय के लिए रहे हों और चाहे ज्यादा समय के लिए रहे, तो मुझे लगता है कि उनका भी एक अपना देश के विकास में योगदान रहा है। अगर इंद्र कुमार गुजराल जी कम समय के लिए रहे हों और गुजराल डॉक्ट्राइन आया हो और विदेश नीति पर प्रभाव पड़ा हो, तो मैं उसको सकारात्मक मानता हूं। आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि जब जब क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा है तो कम समय सरकार चल पाई है। सरकार वही चली है, या तो कांग्रेस ने लीड किया हो या भाजपा ने नेशनल लेवल पर लीड किया हो, और आज दोनों ही लीड करने की पोजीशन में हैं। फिर भी संभावनाएं हमेशा भविष्य के लिए खुली रहती हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो जब आप बार-बार ये कह रहे हैं कि संभावनाएं भविष्य के लिए खुली रहती हैं, तो क्या प्रेम शुक्ला जी आपकी चिंता थोड़ी बढ़ती है? तो कल नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है।
लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार है तो कयासों का बाजार भी गर्म है। तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। इन सबके बीच केसी त्यागी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके एक बयान ने सरगर्मी फैला दी जब उन्होंने यह कह दिया कि इंडिया अलायंस की तरफ से अप्रोच किया गया नीतीश कुमार को और प्रधानमंत्री का पद सीधे ऑफर किया जा रहा था। इसी पर आज हम बातचीत कर रहे हैं। और प्रेम शुक्ला जी, आपसे मैं अब यह समझना चाहूंगा, जब जब आप सुन रहे हैं, आप कांग्रेस के नेता यह कहते हैं कि संभावनाओं के द्वार खुले हैं, तो थोड़ी चिंता तो होती होगी। देखिए, आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी निष्पक्ष पत्रकार, उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बताई किस तरह से जो है गठबंधन के साथी दल एक दूसरे से अलग होते रहते। एक वीडियो मैं आपको सुना रहा हूं, ये आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का वीडियो है। इसमें आदरणीय उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं, ये सिर्फ 7 सेकंड का वीडियो है। मराठी में इस वीडियो का अर्थ है कि मैं पहला व्यक्ति था जिसने कहा था नालायक राहुल गांधी को जूते से मारना चाहिए। मैं राहुल गांधी जी का अत्यंत आदर करता हूं, इस तरह की भाषा के प्रयोग का विरोध भी करता हूं, लेकिन उद्धव ठाकरे कह रहे थे। आज उद्धव ठाकरे जो हैं श्रीमान राहुल गांधी के समर्थक हैं। डीएमके जो है किसी जमाने में हमारे साथ थी, आजकल इनके साथ है। इसी तरह से ममता बनर्जी किसी समय गठबंधन में हमारे साथ थी। इंडिया अलायंस में चुनाव आने के बाद, चुनाव लड़ने के समय, अभी चुनाव के दौरान कह रही थी कि कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं और कम्युनिस्ट भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पर हैं। अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार पर आदरणीय आलोक शर्मा जी बात कर रहे थे। जेल में रह रहे हैं श्रीमान केजरीवाल जी, और जहां ये मिलकर चुनाव लड़े वहां हार गए। पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। पंजाब में कांग्रेस के 5 मंत्रियों को भगवंत सिंह मान की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जेल में डाल रखा है। उसमें ओपी सोनी जो है वो डिप्टी सीएम थे इनके मुख्यमंत्री के, जब इनकी सरकार थी, कांग्रेस की थी। और ये 3 सीटें जो आम आदमी पार्टी जीती है वो कांग्रेस के विरोध में ही जीती है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव जैसे खत्म हुआ, पहला काम किया कि हम कहा विधानसभा में हम इनके साथ गठबंधन नहीं करेंगे। तो साहब चिंता इनको भी होनी चाहिए कि इंडिया अलायंस बचेगा भी कि नहीं बचेगा। मतलब हमारे वाले आपको आईना दिखा रहे हैं, आपने उनको आईना दिखा दिया। से नीतीश कुमार जी भी साथ हैं, चंद्रबाबू नायडू जी भी साथ हैं, चिराग जी भी साथ हैं, जीतन राम मांझी भी साथ हैं, अपना दल भी साथ है, एकनाथ शिंदे भी साथ हैं। हाँ, आलोक शर्मा जी, सवाल मेरा यह है कि वाकई में सिद्धांत, नीति, मूल्य, इन सब का कोई मतलब रह गया है क्या मौजूदा दौर की राजनीति में, या फ्री स्टाइल कुश्ती चल रही है अपने अपने फायदे के लिए, जिसे जहां जाना चाहे वहां चला जाए, उसे स्वीकार भी कर लिया जाता है? दोनों तरफ ये चीज चल रही है, आपकी तरफ भी? देखिए, मुझे लगता है कि कौन पिछले 10 साल में किसने कितने पाले बदले हैं, और मैक्सिमम लोग बीजेपी में गए। आज बीजेपी में 100 से ज्यादा सांसद वो हैं जिनकी रूट्स किसी ना किसी रूप में कांग्रेस में हैं। अब बीजेपी वाले भी अगर दल बदल के ऊपर बात करेंगे तो बड़ा अजीब लगता है मुझे। लेकिन मैं फिर कहूंगा, क्या नीतीश कुमार जी ने थोड़े दिन पहले ये नहीं कहा था कि वहां महागठबंधन में मजा नहीं आ रहा था? हो सकता है उनको मोदी जी के साथ फिर मजा ना आए। तो भाई संभावनाएं तो मजे की हैं। वो पता नहीं, वो नीतीश जी, राजीव भाई हमारे बता सकते हैं बेहतर। वो कह रहे थे पहले तेजस्वी जो था बहुत भ्रष्टाचारी था, और बीजेपी वाले कहते थे, एक मिनट 8,000 करोड़ का गुड़गांव में मॉल था, बड़ी ब्रेकिंग चली थी एबीपी न्यूज पर, हमें तो मिला नहीं। फिर किस व्यक्ति ने आतंकवादी कहा था मोदी जी को? आज वो मोदी जी के बिल्कुल बगल में बैठा था। तो किसने किसके लिए क्या कहा है प्रेम भाई, वो छोड़ दीजिए, लेकिन राजनीतिक मर्यादाएं मोदी जी के शासन में, मोदी जी के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा जितनी तोड़ी गई हैं, ये अपने आप में एक इतिहास बनेगा। बार बार जो बात कह रहे हैं आलोक शर्मा जी, उससे एक सवाल ये भी खड़ा होता है, और जिस तरह से वो इशारा कर रहे हैं राजीव जी, कि नीतीश कुमार पर डोरे तो वो डाल रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लगातार एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। इस बार फर्क यह है कि एनडीए की सरकार है, चूंकि स्पष्ट बहुमत किसी को नहीं मिला है, लेकिन हां, यह सबसे बड़ी सच्चाई है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है। चर्चाएं तमाम हो रही हैं, चूंकि नीतीश कुमार को लेकर हर तरफ से यह बात आ रही है कि हो सकता है कहीं फिर से पलटी ना मार लें वो, जिस तरीके का देखा आप लोगों ने बिहार में पूरा घटनाक्रम। ऐसे में विनोद अग्निहोत्री जी, इस बात की आपको कितनी संभावना नजर आती है कि अगर पीएम पद का ऑफर उन्हें सीधे दे दिया जाए, जो कि केसी त्यागी ने कहा, तो नहीं पलटेंगे? देखिए, राजनीति में जब विचार का युग था तब भी नेता इधर से उधर होते थे, लेकिन मुद्दों के आधार पर होते थे। अब बाजार का युग है। अब बाजार में जब आप जाते हैं तो 2 चीज़ें देखते हैं कि डील कहाँ अच्छी मिलेगी और शोरूम कौन सा बढ़िया है। तो शोरूम निस्संदेह आज की तारीख में बीजेपी का कांग्रेस की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। 240 सीटें हैं, उनके पास 100 सीटें हैं निर्दलीय को मिला के। अब डील कहाँ अच्छी मिलेगी? तो फिलहाल
डील चूंकि एनडीए के साथ अच्छी है तो गाड़ी उधर चल रही है। जिस दिन इधर जो हमने कहा इधर डील बन जाएगी तो इधर आने में कोई दिक्कत थोड़ी होगी। नहीं, और टिकाऊ डील भी नजर आ रही है। टिकाऊ डील उधर हो सकता है कई दावेदार हो जाए, कई दावेदार हो जाए। अभी बात कुछ महीने आप रह लिया तो अब हमें रहने दीजिए। अभी जल्दबाजी भी थी ना, जो अभी राजीव रंजन कह रहे थे कि प्री पोल लाइन्स था, तो जाहिर है प्री पोल लाइन्स एकदम से छोड़ के आना मुश्किल होता है। बाद में कोई मुद्दा खड़ा करके आपकी कभी भी इधर से उधर जा सकते हैं, मुद्दों की कमी थोड़ी रहेगी इस गठबंधन सरकार में। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ ऐसा होगा ही, मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह की संभावनाएं राजनीति में होती रहती हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हो सकता है अपना मुकम्मल इंतजाम भी करे। अच्छा, जो वो तो हो जाए, वैकल्पिक कोशिश होगी बीजेपी की कि वो अपना 273 का नंबर ऐसा कर ले ताकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार और बड़ी बात क्या, मतलब प्लान बी पर बीजेपी काम प्लान बी निश्चित, बीजेपी जैसी पार्टी है जिस तरह के वो वहां पर वो है रणनीति बनाने वाले लोग हैं, तो निश्चित रूप से वो प्लान बी पे काम कर रहे होंगे और करना भी चाहिए किसी भी पार्टी को प्लान बी पे काम। लेकिन प्रकाश, ये तो हकीकत है कि डोरे तो डाले जा रहे हैं नीतीश कुमार पर। ये बार बार ये बात कहना कि भविष्य की संभावनाओं के द्वार खुले, इसका मतलब क्या है आखिर? और क्या नीतीश कुमार इस प्रलोभन में नहीं आएंगे? उनका जो राजनीतिक इतिहास रहा है। अग्निहोत्री जी की ही बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि नीतीश कुमार बहुत ही कैलकुलेटिव है और उनको पता है कि उनके एक एक कदम का क्या असर हो सकता है। जैसे शतरंज होता है ना, तो शतरंज में लोग एक चाल जरूर चलते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके आगे के 20-25 चाल को वो पहले से ही दिमाग में रख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है उसका अंजाम। तो नीतीश कुमार ये जरूर कैलकुलेट करेंगे कोई भी कदम उठाने से पहले कि क्या इंडिया गठबंधन में जाने से उनके पास क्या वो नंबर किसी भी सूरत में रहेंगे, और अगर नंबर रहेंगे तो क्या सिर्फ उनकी कमी की वजह से वो नंबर पूरा नहीं हो रहा है, तब जाकर के कोई कदम उठाएंगे। अदरवाइज वो भी प्रधानमंत्री पद के लिए ही, नहीं तो नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं, वो यहीं और यहीं रहेंगे और साथ में ही रहेंगे, ये पक्की बात है। ठीक है, और राजीव जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं इस बीच। जेडीयू के बहुत पुराने नेता है, लंबे वक्त से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, इधर उधर वाली बात उनके साथ नहीं जुड़ती है। अच्छा राजीव जी, ये बताइए मुझे जरा, क्या दिल पर हाथ रख के बताइएगा एकदम ईमानदारी से, क्या आप लोग नहीं चाहेंगे पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर कि नीतीश बाबू बने प्रधानमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अंदर देश के किसी भी पद पर बेहतर तरीके से कार्य करने की क्षमता है, और जब भी उन्हें अवसर मिला है उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का शानदार निर्वहन किया है। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूँगा, इस बहुदलीय लोकतंत्र में मैं अभी विनोद अग्निहोत्री जी को भी सुन रहा था और बाकी पैनलिस्ट भी अपने तरीके से गठबंधन राजनीति की जो हकीकत है उसको बयां कर रहे थे। देखिए, राजीव रंजन क्या बोलते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी को भी ये समझना होगा कि मैं पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं पार्टी का ही स्टैंड रखूँगा। और जहाँ तक बिहार की जनता का सवाल है, देखिए पूरे देश में जो भी चर्चाएं होती हैं उनके फैसलों का जिस तरीके से भी विश्लेषण किया जाता रहा, लेकिन बिहार की जनता ने उनके फैसलों पर यकीन इसलिए किया कि नीतीश कुमार जी के किसी भी फैसले का रिश्ता उनके परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में कोई बड़ी जगह दिलाने के लिए नहीं थी। उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं, कोई आरोप नहीं लगा। और ये दो ऐसे मामले हैं जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने जब भी फैसला किया वो बिहार के हित में किया, और बिहार की जनता ने हर चुनाव में उनको अपना आशीर्वाद दे करके उनके फैसले का समर्थन भी किया है। एक जो आज की परिस्थिति है, राजनीति में कयास और अटकलबाजियाँ होंगी, उनको आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन बिहार के लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस या कई ऐसे सवाल हैं। 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये एक ऐसा दौर है, गठबंधन राजनीति में कई बातें आप बेहतर तरीके से आप रख पाते हैं, प्राथमिकताओं को तय करने में आपकी भूमिका हो सकती है, और ये बिहार के लिए स्वर्ण काल हो सकता है। कई ऐसी मांगे पूरी हो सकती हैं बिहार की जिसका वर्षों से या दशकों से जिसका इंतजार कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं कि बिहार के लिए एक स्वर्ण काल हो सकता है राजनीति का दौर। चूंकि नीतीश कुमार की जितनी आवश्यकता है केंद्र को, अभी अपने हिसाब से बिहार के लिए कई योजनाएं वो ला सकते हैं, पैसे ला सकते हैं, बिहार में विकास की नई गाथा वो बहा सकते हैं। लेकिन मैंने आपसे जो सवाल पूछा था, चलिए एक बिहार के होने के नाते ही बता दीजिए, बिहार वासी होने के नाते ही बता दीजिए कि आप नहीं चाहेंगे कि बिहार से एक प्रधानमंत्री हो? देखिए, निसंदेह जगजीवन राम जी के समय में भी देश को उम्मीद थी कि बिहार को एक प्रधानमंत्री मिलेगा, और नीतीश कुमार जी तो देश की राजनीति में जो छात्र जीवन से आज तक का जो ये एक विशाल कालखंड है, 5 दशक, और
बतौर सांसद, बतौर केंद्रीय मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री पद पर अनेक कार्यकाल उन्होंने पूरे किए और हर बार उन्होंने बिहार के लोगों को बिहार पर गर्व करना सिखाया है। ठीक है। तो आज अगर वो परिस्थिति होती तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन गठबंधन राजनीति के हम हिस्सा हैं, हमारे 12 सांसद हैं, बड़ी पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, निसंदेह उन्हें गठबंधन का नेता चुना जा चुका है, अब तो उनका शपथ होना है। ठीक है। इसलिए इन कयासों और अटकलबाजियों का कोई मतलब नहीं है। बिहार के लिए बेहतर फैसले हो। जल्दी से फिर मैं आलोक शर्मा जी के पास जाऊंगा। राजीव रंजन हमारे बहुत से मित्र हैं, प्रेम जी भी हैं, आलोक जी भी हैं, सबकी मैं मजबूरी समझता हूँ, सब अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं खाली ये कह रहा हूँ, नीतीश कुमार जी के लिए ऐतिहासिक मौका है बिहार के लिए कुछ दिलाने का। विशेष राज्य का दर्जा उनका बहुत पुराना मुद्दा रहा है, लाल किले में रैली तक कर चुके हैं दिल्ली में वो इसको लेके, लेकिन केंद्र सरकार के भी हिस्सा रहे हैं और दोनों गठबंधनों में रहे हैं। अभी तक उस दिशा में वो बहुत कुछ कर नहीं पाए। इस समय जिस आधार पर वो गए थे, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने को मुद्दा बना के वो एनडीए में गए थे कि बिहार का सम्मान किया है एनडीए ने। अब अगर विशेष राज्य का दर्जा वो दिला लेते हैं तो निश्चित रूप से बिहार के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और उनकी सारी जो अलटने पलटने की बातें हैं लोग भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए आलोक शर्मा जी, मेरा सवाल अब थोड़ा अलग हटकर है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब आपसे बात हो रही थी तो आप राजनीति में नैतिकता, शुचिता, इन तमाम तरह की चीजों का जिक्र कर रहे थे। तो लेकिन आप जब बार बार ये कह देते हैं, इशारा कर देते हैं कि संभावनाओं के द्वार खुले हैं, तो उसमें फिर नैतिकता कहां है? नैतिकता के लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोगों को मजबूत विपक्ष के तौर पर जो मैंडेट मिला है वो तो विपक्ष में बैठने का ही मिला है ना, तो फिर सरकार बनाने की अगर कोशिश की जाएगी तो उसको क्या समझा जाए? देखिए, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं या भविष्य में करेंगे। नहीं, संभावना क्या है ना सर, आप संभावना जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं उसका क्या मतलब है? सुनिए, संभावना तो हर चीज की है। संभावना तो इस बात की भी है कि अखिलेश आनंद जी बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए। क्या इस बात की संभावना से इनकार किया जा सकता है? संभावना शब्द का इस्तेमाल किया, मैंने प्रयास शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। मैं तो चाहता हूं कि नीतीश जी जो भी फैसला ले वो बिहार का हित हो, उसमें बिहार के हित को लेकर ले। लेकिन 114 विधायक होते थे कभी राजीव रंजन भाई की, हमारी की पार्टी के, और बीजेपी ने को नकली हनुमान वहां उतार के उनको 47 में पहुंचा दिया था। तो दोनों ही जो पार्टनर मेन है अलायंस के, चाहे वो चंद्रबाबू जी हो, नीतीश जी हो, जो भी कदम उठाएंगे वो फूक फूक कर उठाएंगे, क्योंकि दोनों की पार्टी को खत्म करने का बीजेपी ने भरसक प्रयास किया है। बीजेडी, बीएसपी, अकाली, शिवसेना, किसी को नहीं छोड़ा है इन्होंने। मोदी जी का भरोसा नहीं, अगर स्पीकर इनको नहीं दिया तो आप लिखवा के रख लो, इनकी दोनों की पार्टियां तोड़ देंगे, क्योंकि धन बल, बाहुबल, ईडी, सीबीआई सब कुछ उनके पास। प्रेम शुक्ला जी, नीतीश जी को तय करना है भाई, पार्टी को तोड़वाना है अपनी को। प्रेम शुक्ला जी ये सलाह भी दे रहे हैं इशारों में गठबंधन के लोगों को कि स्पीकर ले लो अपने लिए। देखिए, आलोक जी जब ये बातें करते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि इनकी पार्टी भी किसी में 413 सांसदों वाली पार्टी थी, और श्रीमान राहुल गांधी के कार्यकाल में ऐसी दुर्दशा है कि 3 चुनाव लड़ने के बाद भी 200 सीटें नहीं पाते हैं। और इनकी पार्टी को किसने निपटाया? समाजवादी पार्टी ने निपटाया इनको, जो है उत्तर प्रदेश में, आम आदमी पार्टी ने इनको निपटाया दिल्ली में, ममता बनर्जी ने निपटाया बंगाल में, शरद पवार ने निपटाया महाराष्ट्र में, जगन मोहन रेड्डी ने निपटाया आंध्र प्रदेश में, बीआरएस ने निपटाया तेलंगाना में, डीएमके ने निपटाया इनको तमिलनाडु में, और जिन्होंने निपटाया उन्हीं के साथ बैठे हैं ये। तो आलोक जी जरा आप भी आत्मावलोकन करिए और आदरणीय राहुल गांधी जी से भी आत्मावलोकन की अपील कीजिए। आलोक शर्मा जी, जिसने आपको निपटाया, देखिए, मैं केवल ये कहना चाहूंगा, प्रेम शुक्ला भाई का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। उन्होंने सब कुछ गिनवाया, लेकिन उन्होंने ये नहीं गिनवाया कि 10 साल यूपीए 1 और यूपीए 2 रहने के बाद हमने किसी को नहीं निपटाया। यही कोएलिशन धर्म होता है जो बीजेपी भूल गई है, और मोदी जी इसके मास्टर है कि दूसरों को कैसे निपटाया जाए। मैं पुनः धन्यवाद करूंगा। क्या बात कर रहे हैं आलोक जी, इसका भी उत्तर देता हूं। आलोक जी इसका भी उत्तर दे देता हूं। लालू जी को 2009 में सीटें खट गई तो मंत्री नहीं बनाया, और लालू जी अब पार्लियामेंट में न लौटे, इसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बिल बनाया, राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके फाड़ दिया। क्या बात कर रहे हैं आप? और डीएमके की के कार्यकाल में भिजवाया।
क्या बात कर रहे आरजेडी हैं के भाई? विधायक बीजेपी क्या से बात ज्यादा कर है रहे बिहार हैं? में। इससे बुरा और क्या निपटाते हैं? आरजेडी के ये विधायक करुणानिधि की बीजेपी से बेचारगी जो ज्यादा है, है। हमने उनके आरजेडी चेहरे को पर बताया कैसे है। झलकती समय नहीं है थी, सर, ये पूरे बहुत बहुत देश में धन्यवाद देखा आप है लोगों का आलोक जी। चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन मुझे जो बात सबसे अच्छी लगी आज इस चर्चा में कि हम सभी लोगों ने हंसते मुस्कुराते हुए बातचीत की, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा आक्रोश नहीं दिखाया जिसमें गाली गलौज तक वाली भाषा कई बार हो जाती है। और चर्चा ऐसे ही होनी चाहिए, विमर्श का यही स्तर होना चाहिए।